गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्गी चल रहा है और साइनोबैक्टीरिया हम उसमें पढ़ रहे हैं। तो हम आज जानेंगे साइनोबैक्टीरिया में मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट जो है वो कैसे होता है, गति कैसे होती है साइनोबैक्टीरिया में। तो कुछ ऐसे वंश हैं जैसे ओसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, ऑर्थोस्पाइरा, सिलेंड्रोस्पर्मम। इनमें कई तरह की गतियां पाई जाती हैं, जैसे ग्लाइंडिंग है, रेंगने वाली है, घूर्णन गति है, ठीक है। और कशाभिकाओं की अनुपस्थिति होने के कारण इन गतियों की क्रियाविधि भी अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। तो मैं आपको जो है एक बहुत ही आसान भाषा में एक एग्जाम्पल लेते हुए इसको समझा देता हूँ। देखिए, मूवमेंट जो है साइनोबैक्टीरिया में, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में कशाभिकाएं नहीं होती हैं, तो जैसे कुछ सवाल हैं ओसिलेटोरिया, स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना, इसी तरह से ऑर्थोस्पाइरा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि कुछ विशिष्ट विधियों द्वारा गति करते हैं। जैसे कौन कौन सी विशिष्ट विधियां हो सकती हैं? एक तो हो सकती हैं ओसिलेटोरी, ठीक है। दूसरी होती है इसमें क्रीपिंग मूवमेंट, और तीसरी होती है इसमें रोटेटरी मूवमेंट, इसको हम क्रीपिंग को स्पाइरल मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, स्पाइरल मूवमेंट भी कहते हैं। लेकिन कशाभिकाओं की अनुपस्थिति की वजह से एल्गी में अभी तक पूर्ण रूप से गतियों के बारे में पता नहीं लगाया जा चुका। देखिए, ओसिलेटोरी मूवमेंट कैसे होता है हम जान लेते हैं। ओसिलेटोरी मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति। देखिए, ये एक ओसिलेटोरिया है, ठीक है, ये इसकी कोशिकाएं हैं। अब दोलन गति कैसे होती है सब जानते हैं कि एक बार वो इस तरफ जाएगा इस तरह से, ठीक है, और दूसरी तरफ दूसरी बार ऐसे जाएगा। इस तरह से, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होती है, और यार गड़बड़ हो गई, ये देखिए, ठीक है, ये है दोलन गति। यानी एक बार इधर बाईं तरफ, एक बार दाईं तरफ, इस तरह से ये दोलन गति करता है। ऑसिलेटरी में ही मैं आपको तीनों प्रकार की गतियों के बारे में बता दूंगा, ठीक है। देखिए, इसको दोलन गति कहते हैं। घड़ी के कांटे की तरह घड़ी में जो दोलन होता है वो किस तरह से, जब वो चलती है तो इस तरह से हिलता रहता है, वो एक बार दाएं एक बार बाएं, इस तरह से गति होती है। इस प्रकार के मूवमेंट को ऑसिलेटरी मूवमेंट कहते हैं और ओसिलेटोरिया के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, दोलन गति। दूसरी जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, वो है स्पाइरल मूवमेंट। स्पाइरल मूवमेंट देखिए बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। केंचुआ किस तरह से गति करता है, केंचुआ जैसे गति करता है ना, उसी तरह से गति ओसिलेटोरिया करता है। देखिए क्या होगा कि ये एक बार तो आगे की तरफ जाएगा इस तरह से, ठीक है, 2 कदम ये आगे जाएगा, यानी 2 कोशिकाएं इसकी आगे की ओर मूव करेंगी, और फिर एक बार ये पीछे की ओर आ जाएगा, यानी कि एक स्टेप पीछे ले लेगा ये, ठीक है। 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, फिर 1 स्टेप पीछे ले लेगा। एक तो इस प्रकार से इसमें स्पाइरल गति होती है, इसे क्रीपिंग मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कैसा होता है, जिस तरह से स्पाइरल फॉर्म में, इस तरह से जो है स्पाइरल फॉर्म में भी ये गति करता है। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट है जिसमें गति कैसी होती है, स्पाइरल होती है, इस प्रकार का सर्पिल मूवमेंट भी इनके अंदर पाया जाता है। तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा प्रकार है रोटेटरी मूवमेंट, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति कैसे होती है? देखिए, घूर्णन गति में जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि ये एक बार तो इधर आएगा, ठीक है, ऐसे, दूसरी बार ये इधर, देखिए ये इस प्रकार से, और तीसरा ये, ठीक है, और ये देखिए ये घूर्णन गति है। इसको हम क्या कहेंगे, ये घूर्णन गति है, ये इसके अंदर घूर्णन गति हो रही है। इसका मतलब यही है कि देखिए ओसिलेटोरिया का पूरा जो तंतु होता है उसमें से नीचे वाली जो या 2 या 3 कोशिकाएं हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए नीचे वाली को,
ये जो कोशिकाएं हैं इनको छोड़ दिया गया है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, आधे से ज़्यादा का हिस्सा, वो इस तरह से क्या है, गति करता है। ठीक है, ऐसे गति करता है ये। तो ये इस प्रकार से गति कर रहा है, इस प्रकार की गति है ये। ठीक है, इसमें इस प्रकार से ये घूमता रहता है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मूवमेंट कहते हैं। घूर्णन गति इसके अंदर पाई जाती। तो ऑर्थोस्पाइरा, स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया, इन सब में कोशिकीय स्वरूप और इनकी संरचना एक समान होती है, तो इनमें गतियां भी एक समान होती हैं। आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन में। साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन जो है साइनोबैक्टीरिया में वो कायिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों द्वारा होता है, परंतु लैंगिक जनन इनमें सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अब कायिक जनन कैसे होता है? पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नंबर 1। इसमें भी पहला कौन सा है? बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विविभाजन। तो द्विविभाजन विधि द्वारा इनके अंदर जनन पाया जाता है। कौन सा? कायिक जनन। और ये एक कोशिकीय ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। इसी तरह से एक कोशिकीय जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके अंदर इस प्रकार जो है कोशिका बाहर से अंदर केंद्र की ओर एक पट का निर्माण करती हैं और केंद्रीय पदार्थ दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिससे कि दो कोशिकाएं बन जाती है। जैसे मान लो कि ये एक कोशिकीय हमने माना है, ये है नहीं, एक्चुअल जो एक कोशिकीय संरचना है वो नहीं है, हमने किसी का एग्जाम्पल नहीं लिया है, मैं सिर्फ आपको एक कोशिका बना रहा हूँ। देखिए, ये कोशिका है जिसके अंदर एक केंद्रक है। तो इस कोशिका में जब द्विविभाजन होता है तो कैसे होगा कि बाहर से अंदर की ओर, यानी इस तरह से एक पट का निर्माण होता है। चाहे आप इस तरह से बना दो इसको, इस तरह से एक पट बनना शुरू हो जाता है जो कि धीरे धीरे केंद्रक की ओर बढ़ता जाता है। और ये पट जैसे ही पूर्ण हो जाएगा तो इस प्रकार से एक पट बन जाएगा, जिससे कि कोशिका जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी और एक से कितने बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। तो इस प्रकार का कायिक जनन इनके अंदर पाया जाता है, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। दूसरा आता है बाइनरी फिजन के बाद, वो है विखंडन, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है विखंडन, वो कॉलोनी वाले शैवालों में होता है। दूसरा जो है वो है फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं नोस्टॉक का, एनाबीना का, ठीक है, माइक्रोसिस्टिस का। ये ऐसे शैवाल हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं, यानी बहुत सारे तंतु एक म्यूसिलेज आवरण से घिरे हुए एक साथ एक कॉलोनी में रहते हैं। तो देखिए, जैसे हम नोस्टॉक को लेकर के चलें तो नोस्टॉक का तंतु इस प्रकार का होता है, जिसमें एक सामान्य कोशिकाओं के साथ साथ हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये हेटेरोसिस्ट कोशिका है। तो अब इसमें ये क्या है, कॉलोनी में इस तरह से एक साथ कई सारे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कई सारे जो हैं एक कॉलोनी में पाए जाते हैं। ये एक नोस्टॉक कॉलोनी है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, बाहरी आघातों से ये एक म्यूसिलेज आवरण द्वारा इसमें घिरी रहती है और प्रत्येक तंतु के बाहर भी क्या होता है, म्यूसिलेज आवरण होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इनमें नील हरित शैवाल, ये कॉलोनी छोटे छोटे खंड में टूट जाती है, यानी कि इनमें कोई तंतु है, इसका जैसे ये इतना भाग अलग हो गया, किस वजह से? जल में उथल पुथल की वजह से। जल में जब उथल पुथल होती है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, या तो कंपनों की वजह से हो जाती है कभी कभी, ठीक है, या फिर मानव का हस्तक्षेप होने की वजह से हो जाती है। तो इस तरह से ये जो भाग है इतना, ये टूटकर कहाँ है, या अलग आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। तो अब आगे ये क्या करता है, एक नई कॉलोनी का विकास कर लेता है, यानी कि इन तीनों कोशिकाओं से आगे विभाजन होते हैं। विभाजन कौन सी प्रक्रिया द्वारा होते हैं? द्विविभाजन प्रक्रिया द्वारा अग्राभिसारी क्रम में कोशिकाएं बनती जाती है, यानी कि जैसे ये कोशिका है तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी, फिर ये आगे बढ़ती जाएगी, फिर ये एक समय ऐसा आएगा जो ये एक तंतु पूरा बन जाएगा, फिर इससे ही एक दो कोशिका अलग होकर के फिर एक नया तंतु बना लेगी। तो इस तरह से नई कॉलोनी का विकास हो जाता है। तीसरा जो आता है इसमें कायिक जनन में, वो है होर्मोगोन द्वारा। नंबर 3 है होर्मोगोन। इन तीनों को आप याद रखेंगे अच्छी तरह से।
ओसिलेटोरिया में कायिक जनन के दौरान हार्मोगोन बनता है। ये वाइवा का क्वेश्चन है, कई बच्चे इसको बता देते हैं कि ये अलैंगिक जनन के दौरान बनता है, नॉट, ये बनता है कायिक जनन के दौरान। ठीक है, तो हार्मोगोन द्वारा, ठीक है, ये हार्मोगोन्स द्वारा है, ये भी जैसे ओसिलेटोरिया में होता है, ओसिलेटोरिया में, एनावीना में होता है, ठीक है, और नोस्टॉक में भी होता है, यानी अधिकतर सवालों में ये होता है। तो ये तंतुओं के छोटे छोटे खंड होते हैं। क्या होते हैं ये छोटे छोटे खंड होते हैं, एक या अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। ज़्यादातर ये नोस्टोकैलीज और स्टिगोनिमेटेलीज ऑर्डर में बनते हैं। हार्मोगोन तंतुओं के अग्रस्त भागों या मध्य वाले भागों से बनते हैं। ठीक है, हार्मोगोन नए पादपों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कैसे, देखिए, जैसे हम नोस्टॉक की बात करें तो नोस्टॉक में ये जो हेटेरोसिस्ट कोशिका है, इससे दोनों तरफ सामान्य कोशिकाएं हैं। तो जब जो यहाँ पर हार्मोगोन बनेगा वो कैसे बनेगा, क्या होता है कि इन सामान्य कोशिकाओं में भोजन और जल की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। तो जल की कमी से ये सिकुड़कर कोशिका छोटे छोटे खंडों में इस तरह से बंट जाती है। ठीक है, यही खंड क्या कहलाते हैं, हार्मोगोन्स कहलाते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर कोशिकीय जो इंटरकैलरी क्षेत्र है वहाँ पर बन सकता है, जो मध्य भाग है इन कोशिकाओं के बीच वाली जो कोशिकाएं उनसे बन सकता है, या फिर जो अंतस्थ कोशिका है इनसे भी हार्मोगोन का विकास होता है। ये हार्मोगोन जो फिर है आगे मुख्य पादप से अलग होकर एक नया तंतु बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस द्वारा बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हार्मोगोन द्वारा इनके अंदर कौन सा कायिक जनन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइनोबैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है अभी देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पोर की। एंडोस्पोर को अंतः बीजाणु भी कहते हैं, अंतः बीजाणु इनको कहा जाता है। तो अंतः बीजाणुओं द्वारा किस तरह से जनन होता है। अंतः बीजाणु, देखिए, कुछ कायिक कोशिकाओं का जीव द्रव्य कई जैसे अंतः बीजाणु बनेंगे, तो जैसे नोस्टॉक में ही हम देख लेते हैं अंतः बीजाणु कैसे बनेंगे। जैसे ये इसकी सामान्य कोशिका है, ठीक है, तो इस सामान्य कोशिका में क्या होता है, बड़ी बना लेते हैं इस सामान्य कोशिका को। इस सामान्य कोशिकाओं में जीव द्रव्य इसका छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है, इस तरह से छोटे छोटे खंड बना लेता है। ठीक है, और ये छोटे बीजाणु कहलाते हैं। ये बिना भित्ति वाले बीजाणु होते हैं। ठीक है, ये कैसे बीजाणु होते हैं, बिना भित्ति वाले बीजाणु होते हैं, विदाउट सेल वॉल। ये बिना भित्ति वाले बीजाणु होते हैं, सिर्फ एक महीन सी इसके बाहर की ओर क्या होती है, झिल्ली होती है। तो अब ये देखिए, स्वतंत्र पादप से यानी कि इस कोशिका से ये अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये अपने चारों ओर क्या बना लेते हैं, एक भित्ति बना लेते हैं। ठीक है, ये चारों ओर क्या बना लेंगे, मोटी भित्ति नहीं बनाएंगे, जो सामान्य भित्ति है उसका निर्माण इसके चारों ओर हो जाता है। तो ये जो बाहर निकला है ये एक पतली भित्ति बना करके अंकुरित हो जाता है और इससे एक नया थैलस बन जाता है। ठीक है, इससे एक नया थैलस बन जाएगा। तो इसका जैसे एग्जाम्पल जो है वो है डर्मोकार्पा, मुख्य एग्जाम्पल डर्मोकार्पा है। मैंने तो यहाँ पर आपको नोस्टॉक में समझाने के लिए बताया है नोस्टॉक, बाकी नोस्टॉक में भी इस तरह से एंडोस्पोर का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, अगला जो है एंडोस्पोर के बाद, देखिए एंडोस्पोर में आपको याद रखना है ये बिना भित्ति वाले बीजाणु होते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, और जब ये इस थैलस से अलग हो जाएंगे यानी मुख्य कोशिका या अपनी मातृ कोशिका से अलग होकर के ये अपने चारों ओर एक पतली भित्ति बना लेते हैं और फिर अंकुरित होकर के नया थैलस बना लेते हैं। दूसरा जो आता है वो है एकाइनीड्स। एकाइनीड्स को निश्चेष्ट बीजाणु भी कहते हैं, इसे विश्रामी बीजाणु भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको जब सवालों में अलैंगिक जनन पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको इनके बारे में डिटेल बताई थी। तो कई जो तंतुकीय साइनोबैक्टीरिया है उनमें कुछ कायिक कोशिकाएं खाद्य पदार्थों का संचयन कर लेती हैं और आकार में बढ़ जाती हैं
और पीले और भूरे रंग की हो जाती हैं और उनके बाहर एक मोटी भित्ति भी बन जाती है। इन कोशिकाओं को एकाइनीट कहते हैं। जैसे नोस्टॉक में देखें हम, जैसे ये कोशिका है, ठीक है, ये वाली जो कोशिका है बीच वाली देख लेते हैं, ये वाली, इस कोशिका में इसके चारों ओर भित्ति क्या है, मोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोटी भित्ति हो जाएगी इसकी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये मोटी भित्ति बना लेते हैं चारों तरफ। क्लियर? और इनके अंदर प्रचुर भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, प्रचुर भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है। ये कब बनती हैं? ये प्रतिकूल कंडीशन में, प्रतिकूल वातावरण में बनती हैं, ठीक है। क्लियर? प्रतिकूल वातावरण में इनका निर्माण होता है। तो देखिए, तंतु की कुछ कोशिकाएं भोज्य पदार्थों का संचयन कर लेती हैं, ठीक है, आकार में बढ़ जाती हैं और पीली और भूरी हो जाती हैं, पीली व भूरी हो जाती हैं। क्लियर? और मोटी भित्ति वाली हो जाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एकाइनीट कहते हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? एकाइनीट कहते हैं। ये एकाइनीट हेटेरोसिस्ट से निकट या दूर भी पाए जा सकते हैं या फिर श्रृंखला में भी पाए जाते हैं। जैसे ये सारी कोशिकाएं एकाइनीट में बदल सकती हैं, जैसे ये बदल गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं? ये एकाइनीट कहलाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेते हैं, आकार में बड़े हो जाती हैं कोशिकाएं, इनके अंदर प्रचुर भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एकाइनीट। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहती हैं, ठीक है। जो कोशिकाएं हैं जिन्हें हम एकाइनीट कहते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहती हैं, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये अपने आप को जीवनक्षम बनाए रखती हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो फिर ये अंकुरित हो जाती हैं, यानी अपने इस पादप से या इस थैलस से अलग होकर के ये अंकुरित हो जाती हैं। ये एकाइनीट जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से सब अलग अलग होकर के प्रत्येक से एक नया क्या बन जाता है? फिलामेंट बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एकाइनीट द्वारा अलैंगिक जनन होता है। एकाइनीट द्वारा अलैंगिक जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया में, ये आपको याद रखना है, क्योंकि नोस्टो आपका जो है सिलेबस में है, ये आपको डिटेल में भी आगे पढ़ने को मिलेगा, हम इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे। लेकिन वैसे एकाइनीट अन्य शैवालों में भी बनते हैं। जैसे अगर हम वोकेरिया की बात करें तो वहाँ पर ये श्रृंखलाबद्ध बनते हैं, ठीक है। और भी कई शैवाल हैं जिनके अंदर एकाइनीट बनते हैं। तो एकाइनीट कब बनते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, तब तंतु की कुछ कोशिकाएं अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर लेती हैं, इनके अंदर बहुत सारा भोज्य पदार्थ स्टोर हो जाता है, इनका कलर पीला या भूरा हो जाता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को जीवनक्षम बनाए रखती हैं और ये एकाइनीट कहलाती हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये अंकुरित होकर के नया थैलस या नया तंतु बना लेती हैं। तो इस प्रकार से एकाइनीट या निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन इनके अंदर पाया जाता है। अगला आता है नैनोस्पोर। नेक्स्ट जो है वो है नैनोस्पोर। नंबर 3 नैनोस्पोर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु कहते हैं। जो सूक्ष्म बीजाणु हैं ये ग्लियोकैप्सा और माइक्रोसिस्टिस जैसे कुछ तंतुकीय शैवालों में बनते हैं। माइक्रोसिस्टिस और ग्लियोकैप्सा, ग्लियोकैप्सा जो है वो कोशिकीय होता है। तो ये कायिक कोशिका में अत्यधिक तीव्र गति से कोशिकीय विभाजन जब होगा तब बनते हैं। कायिक कोशिका से छोटे होते हैं और ये निर्माण स्थल पर ही यानी इन सीटू जर्मिनेशन करते हैं। कौन सा जर्मिनेशन करते हैं? ये इन सीटू जर्मिनेशन करते हैं, यानी जहाँ पर बनते हैं वहीं पर अंकुरित हो जाते हैं। जैसे मान लो इस कोशिका में बने हैं, इस तरह से छोटे छोटे सूक्ष्म बीजाणु बने हैं, तो यहीं पर ये अंकुरन करना शुरू कर देते हैं।
कोशिका से बाहर आए बगैर ही, और कॉलोनी बना लेते हैं, अंदर ही कई कॉलोनी बना लेते हैं। तो माइक्रोसिस्टिस जैसे शैवालों में इस प्रकार से जो कि कॉलोनी युक्त शैवाल हैं, उनमें इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है जिसमें नैनोस्पोर द्वारा अलैंगिक जनन किया जाता है। आगे चलते हैं, एक्सोस्पोर अगला जो आता है वो है एक्सोस्पोर। नंबर 4, एक्सोस्पोर को हिंदी में कहते हैं बहिर्बीजाणु, बहिर्बीजाणु, ठीक है। अब देखिए ये बहिर्बीजाणु क्या है। बीजाणुधानी, या हम ये कहें कि जो कोशिका है उसमें बहिर्बीजाणु कैसे बनेंगे। तो देखिए जैसे ये कोशिका है, तो इस कोशिका में जब बहिर्बीजाणु बनेंगे तो यहाँ पर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो संरचना है ये सभी क्या कहलाती हैं, बहिर्बीजाणु कहलाती हैं। यानी कि इनको बहिर्बीजाणु इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के परिधीय क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। परिधीय भागों में विभाजन अनुप्रस्थ होता है और उन अनुप्रस्थ विभाजनों से बने खंड फिर आगे अपने चारों ओर एक पतली भित्ति बना लेते हैं और ये अब एक्सोस्पोर कहलाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से अलग होने के बाद नए थैलस को जन्म देते हैं। जैसे कीमोसाइफोन इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कीमोसाइफोन जैसे तंतुकीय शैवालों में इनका निर्माण होता है। तो आगे ये इससे अलग होने के बाद नया थैलस या नया तंतु बना लेते हैं। ध्यान रखना है आपको, एक्सोस्पोर कहाँ बनते हैं, कायिक कोशिका या बीजाणुधानी के अंतस्थ सिरों पर अनुप्रस्थ विभाजनों से छोटे छोटे खंड बन जाते हैं जो कि आगे चलकर एक्सोस्पोर कहलाते हैं और अपनी मातृ कोशिका से अलग होकर फिर अंकुरित होकर के नया तंतु बना लेते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो है अगला हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। हेटेरोसिस्ट जो है इसे विषम पुट्टिका हिंदी में कहते हैं। हेटेरोसिस्ट विषम पुट्टिका कहलाती है और ये 2 ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो नोस्टोकैलीज के सभी सदस्यों में पाई जाती है। स्टिगोनिमेटेलीज और ओसिलेटोरिएसी को छोड़ दिया जाए तो नोस्टोकैलीज के सभी सदस्यों में ये पाई जाती है। जैसे नोस्टोक है, एनाबिना है, उनमें नील हरित शैवालों में ये हेटेरोसिस्ट पाई जाती है। नील हरित शैवालों की एक एनिग्मा इसे कहा जाता है, एनिग्मा ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन भी है और कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है कि नील हरित शैवालों की पहेली किसे कहते हैं, हेटेरोसिस्ट को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हेटेरोसिस्ट के प्रकार क्या है, हेटेरोसिस्ट के टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस्ट। नंबर 1 तो है इसमें टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस्ट में टर्मिनल हेटेरोसिस्ट। नंबर 1 क्या है, टर्मिनल, और दूसरी क्या है, इंटर कैलेरी, ठीक है। ये तो है शीर्षस्थ या अंतस्थ, और ये क्या है, कोशिका मध्यस्थ, ठीक है। तो 2 प्रकार की हेटेरोसिस्ट होती है तंतुओं में, जो तंतु के सिरे पर होती है और एक ध्रुवीय नोड्यूल युक्त होती है। देखिए कैसे, पहले हम जानेंगे टर्मिनल के बारे में। आपको याद रखना है जो हेटेरोसिस्ट है वो ब्लू ग्रीन शैवालों की क्या है, एक पहेली है, एनिग्मा ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो तंतु में हेटेरोसिस्ट की स्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली है टर्मिनल, नंबर 1 जो है वो है टर्मिनल। टर्मिनल कैसे होती है, तो टर्मिनल में देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे शैवाल हैं जैसे रिवुलेरिया, ग्लियोट्राइकिया, ग्लियोट्राइकिया, इनमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं, जैसे मान लो कि ये कोशिकाएं हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बनेगी, ये ऐसे ही बनेगी क्योंकि जो नोस्टोकैलीज के सदस्य हैं उनमें एक्सटर्नल फोरम लगभग एक जैसी ही होती है। तो देखिए इनमें जो टर्मिनल होगी, ये जैसे मान लो कि ये क्या है, ये रिवुलेरिया है, ठीक है।
अब ये टर्मिनल, ये वाली जो कोशिका है ये हेटेरोसिस्ट कहलाती है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये हेटेरोसिस्ट है, ठीक है। और इस हेटेरोसिस्ट की खास बात क्या है कि इसमें एक ही नोड्यूल होता है। ध्रुवीय नोड्यूल क्या होता है? एक ही होता है, ये वाला, ठीक है। एक मात्र पोलर नोड्यूल होता है, ध्रुवीय नोड्यूल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक मात्र होता है। वैसे दो होते हैं ना, इस तरह से कोशिका में दूसरा भी होता है, ठीक है। अब अगर हम इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट की बात करें, नंबर दूसरा जो है इंटरकैलरी, इसमें क्या होता है? जैसे हम नोस्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। नोस्टॉक में ये हेटेरोसिस्ट कोशिकाओं, सामान्य कोशिकाओं के बीच बीच में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे ये नोस्टॉक है तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये हेटेरोसिस्ट है, ठीक है। ये कोशिकाओं के बीच बीच में इस तरह से पाई जाती हैं, क्लियर। तो ये कहलाती है इंटरकैलरी, कोशिका मध्यस्थ। और इसका एग्जाम्पल क्या है? नोस्टॉक इसका एग्जाम्पल है। नोस्टॉक में इस तरह से कोशिका मध्यस्थ पाई जाती है। इसी तरह से सिलेंड्रोस्पर्मम, ये भी इसका एग्जाम्पल है। सिलेंड्रोस्पर्मम में भी इसी तरह से पाया जाता है। और ध्यान रखने की बात है कि इसमें दोनों नोड्यूल होते हैं, ठीक है, दो पोलर नोड्यूल इसमें पाए जाते हैं। इसमें तो एक ही होता है टर्मिनल में, और वो भी कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है, नॉट अंदर की ओर, ठीक है। बाहर की ओर एक नोड्यूल होता है और यहाँ पर दोनों नोड्यूल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट में। आगे क्या चलें, आगे हम कल पढ़ेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में टाइम लगेगा, इसलिए आज हो नहीं पाएगा। तो बाकी का हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।